हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 11 अक्टूबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 प्रीलिम्स एज वेल एज जितने भी दूसरे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सब के लिए। ना सिर्फ हम ये देखेंगे कि 11 अक्टूबर 2024 की क्या क्या इंपॉर्टेंट खबर है जिसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं, एंड अगर कहीं पर मेंस आंसर राइटिंग में आपने इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो वो आप किस तरह से करें ताकि एक अच्छा और एक इफेक्टिव आंसर बनकर तैयार हो। तो काफी सारी चीजें हैं आज के सेशन में सीखने के लिए एंड इट्स माय गारंटी यू कैन टेक इट फ्रॉम मी। ये सेशन आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनहेंस करेगा। तो इसी नोट पे अब बिना देरी के शुरू करते हैं 11 अक्टूबर 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं इसे। तो पहला समाचार ये है कि यूनियन कैबिनेट ने एक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है जिसका नाम है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है केंद्र सरकार की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जिसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं उनके द्वारा, एंड इस नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को लोथल गुजरात में बनाया जाएगा। अब ये जो समाचार है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी एंशियंट हिस्ट्री के साथ में जुड़ता है और साथ ही साथ ये हमारी मिडीवियल हिस्ट्री उसके साथ में भी जाकर जुड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत रेलेवेंट न्यूज हो जाती है एंड हाई चांसेस हैं कि इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने भी इसको अच्छे से पढ़ना है एंड एक्सपेक्टेशंस रखें। आपने जितने भी एग्जामिनेशन आप आने वाले 1 सवा साल में देने वाले हैं उसमें इसमें से इस पर्टिकुलर समाचार में से सवाल आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो पहला सवाल तो ये कि ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है क्या, इसको डिस्कस करते हैं। क्यों बनाया जा रहा है, क्या रेलेवेंस है, सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। इसमें भी ये जो शब्द मैरीटाइम है, अपनी बातचीत हमको यहां से शुरू करनी है। मैरीटाइम का मतलब होता है अगर आप ओपन सी या फिर समुद्र में कोई गतिविधि करते हैं, अगर आप ओपन सी में या फिर समुद्र में किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसको मैरीटाइम एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे आज की तारीख में भारत का जो भी व्यापार होता है, प्राइमरीली अगर हम देखें तो हमारा व्यापार मुंबई का जो हमारा पोर्ट है वहां से, कलकत्ता का, विशाखापट्टनम का, चेन्नई का, इन सारे पोर्ट से हमारा सामान बाहर जाता है और जो भी सामान हम इंपोर्ट करते हैं वो भी प्राइमरीली हम लोग यहीं से लेकर अपने देश में आते हैं। तो सामान को बाहर भेजना हो या फिर यहाँ पे वापस लेकर आना हो अपने देश में, ये सारी गतिविधियां समुद्री रास्ते से हो रही हैं, तो ये एक्टिविटी कहलाएगी मैरीटाइम एक्टिविटी। इसी तरह से हमारी जो नेवी है वक्त वक्त पर इंडियन ओशियन के अलग अलग हिस्सों में नेवल एक्सरसाइजेस करती रहती है। अब ये गतिविधि भी मैरीटाइम एक्टिविटी कहलाती है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र में की जाने वाली एक्टिविटीज, ओपन सी में किसी भी तरीके की नेवल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो वो मैरीटाइम एक्टिविटी कहलाती है। अब भारत ने अपनी जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये जो बनकर तैयार होगा लोथल गुजरात में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट मैरीटाइम एक्टिविटी से अपने को एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका जो लेना देना है वो भारत में जितना भी मैरीटाइम एक्टिविटी हुई है, एंशियंट टाइम से लेके अभी तक जितनी भी नेवल एक्टिविटीज हुई हैं, जो भी मैरीटाइम एक्टिविटीज हुई हैं, उन सारी चीजों का के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन वगैरह देने के लिए इस कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा है। ये बात अपने को समझ में यहां से आती है। अब बनाया क्यों जा रहा है, क्या रेलेवेंस है, तो वो देखते हैं। Its primary objective is to showcase the maritime heritage of India from ancient to modern times। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का वो क्या है कि भारत का जो मैरीटाइम हेरिटेज है, जो नेवल एक्टिविटीज और सारी एंशियंट टाइम से लेके आज तक होती रही हैं, इसकी जो एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसको दुनिया के सामने रखने के लिए इसका इस्तेमाल, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, ये बात कई लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूं। भारत में एंशियंट टाइम पीरियड से बहुत बड़े मात्रा में दुनिया के साथ में व्यापार होता आया है समुद्री रास्ते से। इनफैक्ट अगर हम लोग सबसे शुरुआत से बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आप सब लोगों ने सुना ही होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के उस टाइम पीरियड की जो दूसरी सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया जो आज का इराक का इलाका है, उनके साथ में भी कॉन्टैक्ट्स थे। और आज का जो यमन और ओमान का इलाका है, पर्शिया का जो इलाका है, पर्शियन गल्फ का जो पोर्शन है, उनके साथ में भी इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स हुआ करते थे। अब मेसोपोटामिया में जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वहां पर
इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है या फिर ये जो पूरा क्षेत्र है इसको कहा गया है मेलुहा। और ये मेलुहा के जो लोग हैं इनको कहा ये जो मेलुहा है इसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लैंड ऑफ सी फेयरर्स। यानी कि समुद्र के रास्ते यात्रा करने वाले, समुद्र के रास्ते जो हैं दुनिया भर में अपने एक्टिविटीज करने वाले लोगों की जमीन है मेलुहा। और ये मेलुहा हमारा जो प्राचीन इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके लिए मेसोपोटामिया वालों ने शब्द इस्तेमाल किया था। अब सोच के देखिए 4-5 हजार साल पहले कोई आपके देश के लोगों के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा है लैंड ऑफ सी फेरर्स, समुद्री रास्ते से आने वाले, समुद्र के रास्ते यात्रा करने वाले। इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों ने उस टाइम पीरियड पे कितनी उन्नत नेवल टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली होगी कि वो इंडिया से समुद्री रास्ता लेते हुए यानी कि अरेबियन सी के थ्रू होते हुए ओमान, गल्फ और बाकी सारे इलाकों में पहुंच रहे थे। तो इसके चलते अपने को एक बात समझ में आती है कि इंडिया का जो है नेवल इतिहास बहुत ज्यादा उन्नत रहा है पुराने टाइम पीरियड में। पुराने वक्त में भी इंडिया जो है नेवल एक्टिविटीज में बाकी लोगों से, अपने समकालीन लोगों से अगर बहुत आगे नहीं था तो उनके बराबर पर था। यह बात अपने को यहां से समझ में आती है। रेलेवेंस आपको यहां इस तरह से समझ में आएगा, ये देखिए ये इंडिया है, यहां ये आपका मेसोपोटामिया का इलाका है, ये ओमान और बाकी सारा जो आपका इलाका है। अब यहां से यहां तक जाने के लिए या फिर यहां से यहां तक जाने के लिए समुद्री रास्ते का इस्तेमाल होता था। इतना बड़ा अगर आपको समुद्री सफर 5,000 साल पहले करना है, इसका मतलब जाहिर सी बात है आप एक नाव में चप्पू चलाते हुए तो नहीं जाओगे। आपके पास में ठीक ठाक या तो एक बड़ी नाव कह लें या फिर एक ठीक ठाक साइज का शिप रहा होगा, जहाज रहा होगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पे ट्रैवल करते थे। इससे दो बातें पता चलती हैं, एक तो हमारे पूर्वजों को उस टाइम पीरियड पे जहाज बनाने की कला आ गई थी, एक तो ये बात समझ में आती है। दूसरा ये कि वो इस जहाज को चलाने में इतना कुशल थे कि इतने इतने इलाकों पे जो है वो बकायदा ना सिर्फ यात्राएं कर रहे थे, रेगुलर यात्राएं कर रहे थे। लगातार इन लोगों के साथ में समुद्री रास्ते से कांटेक्ट था, तभी तो इन लोगों ने अपने लिए ये शब्द इस्तेमाल किया है कि मेलुहा के जो लोग थे यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो सी फेरर्स थे, समुद्री रास्ते से इनका भाई आना जाना बहुत ज्यादा है, तो सी फेरर्स इनके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो यहां से हमको ये पता चलता है कि भारत का जो नेवल हिस्ट्री है, मैरीटाइम एक्टिविटीज है, वो कितनी ज्यादा पुरानी है। इसके बाद फिर अगर हम और बात करें तो चोलास के टाइम पीरियड पर आते हैं। चोलाज ने साउथ ईस्ट एशिया में अपनी नेवल पावर के दम पर सुप्रीमेसी हासिल करी थी, सबको पता है। जिनको नहीं पता तो उन लोगों को जो है पोनियन सेल्वन नाम की एक फिल्म है वो देखनी चाहिए, उससे भी आपको पता चलेगा कि उस टाइम पीरियड पे चोलास की नेवल पावर कितनी ज्यादा मजबूत होती थी। और इस नेवल पावर की मदद से चोलास ने पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है इसको अपने अंपायर का हिस्सा बना लिया था। एक वक्त में ये आ गया था कि बे ऑफ बंगाल को, ये जो बे ऑफ बंगाल का पूरा इलाका है इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र था वो चोलाओं के कब्जे में आ गया था। और इसके चलते कई बार बे ऑफ बंगाल को चोला सी के नाम से भी जाना जाता था। ये भी एक सवाल बन सकता है, याद रखिएगा कौन सा जो इलाका है या कौन सी सी जो है उसको चोला सी बोला गया था। तो जवाब है बे ऑफ बंगाल को चोला सी बोला गया था। अब इतना पावरफुल अंपायर जो ये पूरा चोलाज ने बनाया था, इसके पीछे की भी वजह जो है इनकी पावरफुल और मजबूत नेवी थी, इनकी पूरी मैरीटाइम एक्टिविटीज थी। तो इससे भी अपने को समझ में आता है कि आज से 1,000 साल पहले, 1,200 साल पहले चोलास के रूप में भारत की एक नेवल पावर जो है पूरा डोमिनेट साउथ ईस्ट एशिया के इलाके को कर रही थी। फिर थोड़ा आगे आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, ही इज फादर ऑफ इंडियन नेवी, मॉडर्न इंडियन नेवी। तो मराठों का जब उदय हो रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बकायदा नेवी के ऊपर काम किया और एक मॉडर्न नेवी तैयार करी, और मराठों की इस नेवी ने खूब लोहा लिया था उस वक्त की जो दूसरी नेवल पावर्स हुआ करती थी उनके साथ में। तो इससे अपने को एक बात तो क्लियर होती है कि भारत का जो इतिहास है मैरीटाइम एक्टिविटीज में, जो इंडिया की हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। एंड जाहिर सी बात है इसको दुनिया के सामने रखा जाना चाहिए, दुनिया को इसके बारे में पता चलना चाहिए। तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जो पुरातन टाइम पीरियड से इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके उसके बाद में चोलाज आ गए, चोलाज के पहले भी जो नेवल पावर थी, उसके बाद में मराठास आ गए, और मराठास के बाद में फिर जो आज की मॉडर्न टाइम पीरियड तक की बात है। इस पूरे वक्त में भारत की नेवल पावर का किस तरह से उदय हुआ है, नेवल एक्टिविटीज का किस तरह से उदय हुआ है, ट्रेड किस तरह से बढ़ा, किस तरह से हम लोगों ने बम्पर ट्रेड किया है पुराने वक्त में रोमन अंपायर के साथ, जिसके चलते खूब हमने मसाले और कॉटन और सिल्क के कपड़े उनको बेचे और बदले में खूब सोना और चांदी कमाया। एक जमाने में जो हमको सोने की चिड़िया कहा जाता है उसके पीछे भी ये समुद्री रास्ते से होने वाला व्यापार था। तो बहुत एक कह सकते हैं इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में दुनिया तो छोड़िए हिंदुस्तानियों को भी बहुत बड़े लेवल पर नहीं पता। तो
तो इन सबको जागरूक करने के लिए ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। और इसके बारे में ना सिर्फ लोगों को पता चले, मगर इस तरह से पता चले कि ये इनके दिमाग में बैठे और वो भी 10 लोगों को जाकर बताएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है एड्यूटेनमेंट। यानी कि आपको इस पूरी चीज के बारे में एजुकेशन भी दिया जाएगा और आपका इंटरटेनमेंट भी किया जाएगा। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं किसी चीज के ऊपर, तो फिल्म का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो इंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, बट साथ ही साथ मनोरंजन इस तरह से दिया जा रहा है कि भाई आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान हो। तो एग्जैक्टली वही चीज यहां पर इस्तेमाल की जा रही है। यहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की मदद से अब आपको फिल्में दिखाई जाएंगी, एनिमेशन दिखाया जाएगा और भी तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। एड्यूटेनमेंट की अप्रोच की मदद से ना सिर्फ आपको बताया, आपका मनोरंजन होगा, एजुकेशन होगा, साथ ही साथ भारत की इस रिच नेवल मैरीटाइम हेरिटेज के बारे में आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिसको फिर आप दूसरे लोगों से शेयर करोगे, उससे और पता चलेगा और इससे इंडिया के बारे में और ज्यादा अवेयरनेस दुनिया भर में फैलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। अब लोथल में ही क्यों बनाया जा रहा है, इसकी भी एक इंपॉर्टेंट वजह है, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब ये लोथल में क्यों बनाया जा रहा है, वजह यह है कि लोथल अपने आप में एक हिस्टोरिकल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहां पर लोथल गुजरात में हमको एक पोर्ट मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इससे यह पता चला था कि इस पोर्ट की मदद से जो है सारी गतिविधियां वगैरह हो रही थी। यहां से जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कह लीजिए या मेलुहा के लोग कह लीजिए या फिर लैंड ऑफ सी फेरर्स कह लीजिए, ये उस वक्त की दूसरी समकालीन सभ्यताओं के साथ में कॉन्टैक्ट कर रहे थे। एंड हाई चांसेस हैं कि इस पोर्ट का इस्तेमाल व्यापार के लिए हो रहा था। सिर्फ ऐसा तो होगा नहीं कि हम ही लोग वहां तक जा रहे थे, वो लोग भी यहां पर आते होंगे व्यापार करने। तो एक पूरा का पूरा पोर्ट आज से 4,500-5,000 साल पहले भारत में समुद्री रास्ते से व्यापार हो रहा है, और इतना व्यापार हो रहा है कि आपको बकायदा एक बंदरगाह बनाना पड़ गया। ये अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो इस तरीके के हिस्टोरिकल साइट पर अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा जो हमारी एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक की मैरीटाइम हेरिटेज को एक्सप्लेन कर रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसलिए इस पर्टिकुलर लोकेशन को चुना गया है। लोथल गुजरात में इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, और इसका कंस्ट्रक्शन करेगा कौन, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे। इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि इस पर्टिकुलर हिस्टोरिक साइट के करीब में आप ये कॉम्प्लेक्स बनाओ और दुनिया को इंडिया की मैरीटाइम हेरिटेज के बारे में बताइए। सिग्निफिकेंस, National Maritime Heritage Complex will be world's largest maritime museum complex and an international tourist destination। तो ये भी एक पॉइंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स रहेगा। भारत की जो, क्योंकि इतिहास हमारा इतना हजारों साल पुराना है, तो ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा म्यूजियम बना के काम चल जाएगा। अब अगर हम लोग पूरे इतिहास के कालखंड में थोड़े थोड़े भी अगर हम लोग एक हिस्से के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन भी देना शुरू करेंगे, तो ओवरऑल ये फैलना तो था। तो दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स का म्यूजियम ये एक तरीके से बनकर तैयार होगा। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। दूसरा, अब दुनिया भर में एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर बनेगा। दुनिया भर से लोग अगर इसको देखने आएंगे तो इससे होगा क्या, इससे हमारे टूरिज्म में भी बढ़ावा होने की संभावना है, और टूरिज्म जहां जहां बढ़ता है तो फिर वहां पे प्रॉस्पेरिटी आती है। तो ये भी एक चीज है, टूरिज्म में जो बढ़ावा होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है और एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। दुनिया भर से आने वाले लोगों को इंडिया का जो रिच मैरीटाइम हेरिटेज है इसके बारे में एजुकेट करने में इसका इस्तेमाल होगा। भारत के इतिहास को लोग ज्यादा बेहतर तरह से जान पाएंगे, और पूरी दुनिया का जो ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर है उसमें भी हमारी जो है साख बढ़ेगी, उसमें भी हमारी एक स्टैंडिंग जो है और ज्यादा डेवलप होगी, हमारा जो कद है और ज्यादा डेवलप होगा। तो ये सारे काम इस नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की मदद से अचीव करने की कोशिश की जा रही है। The project is part of Sagarmala program and is being developed with the participation of public and private institutes, organization and corporate social responsibility initiative. Major ports in India have also contributed funds to support the project. अब ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है किस प्रोग्राम का पार्ट है, सागरमाला प्रोग्राम के तहत में इसको बनाया जा रहा है। एंड इसको डेवलप करने के लिए पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, उन्होंने कुछ पैसा जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने जो पैसा दिया है, इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर पैसा लिया जाता है वो इसमें लगाया गया है। बिसाइड दिस, भारत के जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है पकड़कर चलिएगा, जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वो भी इसमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और सबके सब इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैरीटाइम से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है मैरीटाइम एक्टिविटीज में जितने भी आपके प्राइवेट या पब्लिक के एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो सारे के सारे इसमें कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से कर रहे हैं, और उनकी मदद से ये पूरा का पूरा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के नाम से एक भारत के वैभवशाली इतिहास को बताने के लिए पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है।
तो ये तो हो गई अपने नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की बात। अब यहीं से जैसा कि मैंने कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री पे भी एक सवाल बन सकता है, लोथल के बारे में अब हमको पता होना जरूरी है। लोथल में इसको बनाया जा रहा है, खास वजह से बनाया जा रहा है, तो लोथल के बारे में भी पता होना जरूरी है। इसमें से तो सवाल आ ही सकता है। इसके अलावा लोथल क्योंकि अब न्यूज में आ गया है तो ये भी करंट अफेयर का पार्ट हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है ही, तो यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो थोड़ा सा हम लोग लोथल को भी डिस्कस करते हैं, फिर ये देखेंगे कि यहां से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। Lothal is one of the sites of Indus Valley civilization in Gujarat, believed to have been built around 2200 before Christ। तो लोथल जो है गुजरात में मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 2200 साल ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 4200 साल पहले, मिनिमम इससे भी पुराना हो सकता है मगर आज से लगभग 4200 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। खास बात क्या है कि वेस्ट एशिया के साथ में जितना भी ट्रेड हो रहा था, अफ्रीका के साथ में जितना ट्रेड हो रहा था, वो सारा का सारा ट्रेड, वो सारे के सारे ट्रेड के एक इंपॉर्टेंट सेंटर के तौर पर ये फ्लरिश किया। फिर से हम लोग मैप देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, अब चाहे थोड़ा सा इसको ऊपर उठाते हैं, चाहे अफ्रीका का जो ये इलाका है जिसको हम लोग आज की तारीख में हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, चाहे अरब का जो ये पेनिनसुला का इलाका है, या फिर ये जो पर्शियन गल्फ का इलाका है, इस पूरे के पूरे इलाके के साथ में जो ट्रेड हो रहा था, ये लोथल यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ये सारा का सारा ट्रेड इस इलाके से होता था। भारत का जितना भी मेजर ट्रेड है वो उस टाइम पीरियड पे यहाँ से जहाजों के थ्रू कंडक्ट किया जा रहा था, और यहाँ से भी जो लोग आते थे प्रोमिनेंटली इन इलाकों में आया करते। तो इसके चलते लोथल जो है एक प्राइमरी, आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर के तौर पर डेवलप हुआ। एंड इसके चलते भारत का वेस्ट एशिया में, पर्शियन गल्फ में, मेसोपोटामिया में, अफ्रीका में काफी जगहों के साथ में कांटेक्ट हुआ, और यहां से जो है उस टाइम पीरियड में अलग अलग सभ्यता और संस्कृतियां एक दूसरे से कांटेक्ट में आई। अब यहां से जो मेजर ट्रेड होता था, जिन जिन चीजों का ट्रेड होता था वो क्या है, सबसे ज्यादा तो बीड्स, जो मनके होते हैं, मोतियों की तरह जो मनके बनाए जाते हैं, उनका ट्रेड होता था। जेम्स यानी कि जो रत्न होते हैं उनका, और अलग अलग किस्म के जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे उनका ट्रेड होता था। इसके अलावा आज की तारीख में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स को एक्सकवेट किया गया है, आज की तारीख तक हमारे पास में सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी साइट्स एक्सकवेट की गई हैं, लोथल एकमात्र ऐसी साइट है जहां पर एक पोर्ट टाउन पूरा का पूरा हमको मिला है। ना सिर्फ यहां पर हमको एक पोर्ट मिला है, यानी कि एक बंदरगाह मिला है, उस बंदरगाह के साथ में पूरा का पूरा एक शहर जो है वो डेवलप हुआ था। वो पूरा का पूरा शहर की जो इकोनॉमी है उस बंदरगाह पे चलती थी। इस तरीके का पोर्ट टाउन इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी और साइट पे अभी तक देखने को नहीं मिला। आगे फ्यूचर में मिल जाए वो एक अलग बात है, बट आज की तारीख में 4000, हमको ये पता है कि 4200 साल पहले भारत में लोथल एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां से इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था। पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है एक पोर्ट टाउन की यहां पर उस इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर डेवलप थी। एकमात्र आप कह सकते हैं पोर्ट, और एकमात्र पोर्ट टाउन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज की तारीख तक में जो मिला था वो लोथल था। फोटोग्राफ पे देख लीजिए, ये लोथल यहां पर है, यहां से जो है पूरा ट्रेड होता था इन इलाकों से। ये पूरा जो आपका एशिया और वेस्ट एशिया और सारा जो पोर्शन है, यहाँ पर सारा ट्रेड इस लोथल से किया जाता था। तो याद रखिएगा इसको, लोथल। और ऐसा नहीं है कि लोथल एकमात्र अकेला जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी, गुजरात में और भी दूसरी साइट्स हैं। धोलवीरा एक साइट हुआ करती थी, सुरकोताड़ा एक साइट हुआ करती थी, बट प्राइमरीली लोथल, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट मिला है, इसके चलते ये खास हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इसको हमको याद रखना है। और लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, गुजरात का जो ये जबड़े जैसा इलाका है, इसमें जो दूसरा जो नीचे वाला जबड़ा है, या यूं बोलें कि जो कैची जैसा मुंह है, इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है उसके एकदम यहाँ पे इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो है लोथल स्थित है, इसको अपने को ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी हम लोगों ने देख ली। अब यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, एक तो हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि रिसेंटली नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स न्यूज में था, इसको कहां पे बनाया जा रहा है, तो ये जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है इसको बनाया जा रहा है लोथल में, गुजरात। ये एक सवाल तो यही हो गया, रेलवे वगैरह में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है भारत का जो पूरा आपका रिच मैरीटाइम हेरिटेज है दुनिया के सामने रखना। इसके लिए क्या अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है, एड्यूटेनमेंट का इस्तेमाल किया गया, एजुकेशन भी दिया जाए और एंटरटेनमेंट भी हो सके, इस अप्रोच की मदद से इसको हम लोग दुनिया के सामने रखेंगे। खास बात क्या है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स होने वाला है। नेवल एक्टिविटीज के रिस्पेक्ट में अगर म्यूजियम बनाया जाता है, मैरीटाइम एक्टिविटीज के रिस्पेक्ट में अगर जितने भी म्यूजियम दुनिया में बने हुए हैं उसमें ये सबसे बड़ा होगा। एंड ऑब्वियस ही बात है एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहेगा, बट ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और भारत की
नेवल हिस्ट्री को दुनिया के सामने रखेगा, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्टली ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स सागरमाला प्रोग्राम का पार्ट है, एंड इसमें भारत के जितने भी आपकी मैरीटाइम एक्टिविटी में लगे हुए डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी मेन प्लेयर्स हैं, पब्लिक या प्राइवेट के, सबने पैसा लगाया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत के हर मेजर पोर्ट ने इसमें पैसा दिया है। ये सवाल एक यहां से बनकर तैयार हो सकता है, खासतौर पे यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि भाई ये जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, एक स्टेटमेंट बोल देंगे कि दुनिया का लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम होने वाला है, सही है। दूसरे में ये बोल देंगे कि भारत के हर पोर्ट ने, मेजर एज वेल एज माइनर, जितने भी पोर्ट्स हैं सबने इसमें पैसा लगाया है। ये गलत हो जाएगा। माइनर पोर्ट्स ने पैसा नहीं दिया है, भारत के जितने भी मेजर पोर्ट्स ने उन्होंने पैसा दिया। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, पोर्ट्स भी कई तरीके के होते हैं, मेजर पोर्ट्स होते हैं, माइनर पोर्ट्स होते हैं। तो इसमें आपका जो मेजर पोर्ट्स हैं, ये वो पोर्ट्स हैं जिसपे आपका इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह होता है। माइनर पोर्ट्स में जनरली इतना ट्रेड आपको इंटरनेशनल लेवल पर देखने को नहीं मिलता। तो भारत के मेजर पोर्ट्स ने तो पैसा दिया है, माइनर पोर्ट्स में से किसी ने दिया हो तो दिया हो, मगर सारों ने नहीं दिया। तो एक स्टेटमेंट याद रखना है, मेजर पोर्ट्स जो है इंडिया के जितने भी, उन्होंने ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज प्रोजेक्ट जो है, ये जिसको सागरमाला प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है, इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। सारे पोर्ट्स ने नहीं दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला लोथल के ऊपर, तो लोथल अपने को याद रखना है, गुजरात में इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। अगर एक स्टेटमेंट बनाया जाए कि गुजरात में सिर्फ एक यही इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, इसके अलावा कोई और दूसरी साइट मिली नहीं, तो ये भी गलत है। लोथल के अलावा भी गुजरात में दूसरी साइट्स मिली हैं, धोलवीरा वगैरह। बट ये खास क्यों है? खास इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक पोर्ट मिला है, यहाँ पर एक बंदरगाह मिला है। बंदरगाह इसके अलावा किसी दूसरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पे कम से कम जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं आज तक तो हासिल नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कब बना था, लगभग 4200 साल पहले या 2200 ईसा पूर्व में ये फ्लरिश किया था। क्यों फ्लरिश किया था? इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था, वेस्ट एशिया के साथ में और अफ्रीका के साथ में जितना भी नेवल कॉन्टैक्ट था, मैरिटाइम कॉन्टैक्ट था, वो सारा का सारा इसके रास्ते किया जा रहा था। एंड लास्ट की इंडस वैली सिविलाइजेशन के थ्रू जो मेजर ट्रेड के आइटम्स थे वो क्या क्या थे? लोथल के थ्रू बीड्स का ट्रेड होता था, जेम्स का ट्रेड होता था और ऑर्नामेंट्स का ट्रेड होता था। तो इतने कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहां से बनकर तैयार हो सकते हैं, अपने को याद रखना है। एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से इलाके में लोथल जो है, कौन से सी को फेस करता हुआ बना था, या लोथल का पोर्ट कौन सी सी को फेस करता हुआ बना था? तो ये तो खैर आसान सवाल है, ये सवाल हो जाए, इसका जवाब हो जाएगा अरेबियन सी। मगर अगर यहां से ये पूछा जाए कि लोथल जो है वो आपका गल्फ ऑफ कच्छ में बना था या फिर ये खंबात में बना था, तो हमको याद रखना है गल्फ ऑफ खंबात में बना था। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी अपने को ध्यान रखना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इससे ज्यादा इसमें अब अपने काम का और कुछ नहीं है, मगर अगर इसमें से क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं तो आपसे बनने चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला जो समाचार है, रिसेंटली इंडिया और एशियान देशों के बीच में एक समिट हो रहा है जिसका नाम है 21st इंडिया एशियान समिट। उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने स्पीच दी थी। इस स्पीच में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो उन हाईलाइट्स को मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। तो इंडिया एशियान समिट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने सब अपनी जो स्पीच दी है उसमें एक पॉइंट है कि इंडिया और एशियान देशों के बीच में पिछले 10 सालों में जो ट्रेड हो रहा था वो लगभग लगभग डबल हो गया है, और आज की तारीख में 130 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड इंडिया और एशियान देशों के बीच में हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस डाटा को आप याद रखिएगा। साउथ ईस्ट एशिया के रिस्पेक्ट में कहीं पर अगर कोई क्वेश्चन आता है, एशियान देशों के रिस्पेक्ट में अगर कहीं कुछ लिखने को आता है, तो उस पॉइंट को हम लोग कोट कर सकते हैं कि 2014 से 24 का जो एक लास्ट डेकेड गया है उसमें इंडिया और एशियान का ट्रेड डबल होकर लगभग 130 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया। आगे प्राइम मिनिस्टर ने कमेमोरेट किया था 10 इयर्स ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जब पीएम मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके पहले भारत की साउथ ईस्ट एशिया को लेकर एक पॉलिसी हुआ करती थी जिसका नाम था लुक ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ देखिए और ऐसी पॉलिसीज बनाइए जिसमें ईस्ट को ध्यान में रखा जाए, और या फिर साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है यहाँ पर, और उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाइए ताकि उस पॉलिसी से ईस्ट वालों का भी फायदा हो सके और इंडिया का भी फायदा हो सके, दोनों का साथ में फायदा हो सके। पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को चेंज किया और उन्होंने बोला कि देखने भर से काम नहीं चलेगा, एक्ट ईस्ट। ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसमें ईस्ट के लोगों को ध्यान में रखकर इस जो है काम नहीं करना, ईस्ट के लोगों को साथ में लेकर काम करना है। ऐसा काम करना है जिससे अपना तो फायदा हो ही हो, ईस्ट के लोगों का यानी कि पूरे साउथ ईस्ट एशियन रीजन का या एशियन देश जिसमें आते हैं इन सबका भी जो है कंबाइंड तौर पर भला होना चाहिए। तो इस पॉलिसी के चलते हुआ यह है कि साउथ ईस्ट एशिया के बीच में भारत की साख बहुत ज्यादा मजबूत हुई है, हमारे इनके साथ में संबंध जो है बहुत ज्यादा घनिष्ठ हुए हैं। तो पीएम मोदी ने वही बोला कि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शुरू हुई थी,
इसको 10 साल हो गए हैं, और इस पॉलिसी ने इंडिया और एशियान देशों के बीच में, भारत और साउथ ईस्ट एशिया के जो भी देश हैं, इनके रिलेशनशिप्स को एक नई एनर्जी दी है, एक नई दिशा और एक नया मोमेंटम दिया है। और आज की तारीख में जो रिलेशनशिप्स हैं इंडिया और एशियान के बीच में, वो बहुत अच्छे हैं। हिस्टोरिकली भी हमारे रिलेशनशिप्स उनके साथ में बहुत अच्छे थे, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद में अब ऑब्वियस सी बात है, अपनी पीठ तो थपथपानी है। तो आने के बाद से जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसने इन हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स को एक नई एनर्जी, डायरेक्शन और मोमेंटम देने का काम किया है। आगे ये कहते हैं, इंडिया लुक्स फॉरवर्ड टू फर्दर डीपेन कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी इन अदर सच सेक्टर्स, डीपेन ट्रेड टाइट्स एंड कल्चरल लिंक्स। आगे इनका कहना यह है कि भारत जो है वो चाहता है कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ में या एशियन देशों के साथ में हम अपने रिश्तों को और ज्यादा फर्दर आगे लेकर जाएं, कोऑपरेशन जो चला आ रहा है इसको और ज्यादा बढ़ाएं। खासतौर पर टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन हो गया, कनेक्टिविटी की बात हो गई, या फिर और भी दूसरे ऐसे सेक्टर्स हो गए, ट्रेड के रिश्ते और ज्यादा बढ़ाने की बात हो गई, या कल्चरल लिंकेजेस हो गए। इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग चाहते हैं और ज्यादा एम्फेसिस दिया जाए और ज्यादा काम किया जाए। मेंस में ये पॉइंट अपने बहुत काम का है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने जब से एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम करना शुरू किया है, उसके बाद से कनेक्टिविटी को लेकर काफी काम किया गया है। कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की बात हो, या फिर जो हम पूरा आपका थाईलैंड तक एक हाईवे बनाने में लगे हुए हैं उसकी बात हो, तो या टेक्नोलॉजी कॉपरेशन की बात हो, यूपीआई की अपनी टेक्नोलॉजी इनके साथ में शेयर कर रहे हैं। और दूसरा अपने हम लोगों ने जो सार्क की सैटेलाइट बना के साउथ ईस्ट एशिया के लिए लॉन्च करी थी, इसी तरीके से इनको भी दूसरी जो आपका स्पेस में हम लोग हेल्प दे रहे हैं, जो डाटा इनके साथ में शेयर कर रहे हैं। प्लस जो हमारे कल्चरल लिंकेजेस हैं, क्योंकि इंडिया से जो बुद्धिज्म गया था, तो बुद्धिज्म का पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर लिंक का भी हम फायदा उठाकर अपने जो रिलेशनशिप्स हैं इनके साथ में ठीक करने में लगे हैं। ठीक तो खैर करना गलत वर्ड होगा, क्योंकि रिलेशनशिप पहले से अच्छे हैं और ज्यादा सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। जैसे रिसेंटली कुछ महीनों पहले भगवान बुद्ध के जो रेलिक्स हैं, कुछ उनके जो अवशेष हैं, उनको हम लोगों ने थाईलैंड भेजा था कुछ वक्त तक के लिए। अब इस बात को लेकर बड़ा एक इमोशनल मोमेंट क्रिएट हुआ था वहां थाईलैंड में। लाखों की संख्या में बुद्धिस्ट जो है वो दर्शन करने आए थे उन रेलिक्स का, और फिर वहां के प्राइम मिनिस्टर से लेके वहां के आम नागरिक तक ने पीएम मोदी का और इंडिया का बहुत धन्यवाद दिया। तो इससे जो है आपका कल्चरल जो लिंकेजेस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी इमेज को इंप्रूव करने में भी, या फिर अपने जो एक कह सकते हैं इमेज को और ज्यादा सकारात्मक रूप से जो है प्रोजेक्ट करने में ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि एशियन देशों के साथ में हमारे रिश्ते अच्छे रहें। और रखना इनको अच्छा इसलिए जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से चाइना का राइज हो रहा है, अगर इंडिया ने उसको एक कंपीट करना है, उसको एक वर्दी कंपिटिटर के रूप में उठना है, तो अपने रिलेशनशिप्स अपने नेबरहुड में अच्छे बनाकर रखना पड़ेंगे। नहीं तो फिर चीनी घुस जाएंगे और उसके बाद में दिक्कतें हो सकती हैं, जो आगे फिर जाके डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको तकलीफ दे सकती हैं। इसलिए रिश्ते ठीक रखना हमारी एक एट मस्ट है, या फिर इसको हमको करना ही पड़ेगा। अगला और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी की पूरी बातचीत का, जिसके चलते ये न्यूज मैंने आपके साथ में शेयर करी है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में एक 10 पॉइंट प्लान जो है वो अनाउंस किया है, जिससे इंडिया एशियन पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अब ये जो 10 पॉइंट की पार्टनरशिप है, इस पूरी की पूरी न्यूज का कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इसी को डिस्कस करने के लिए न्यूज मैंने आपके साथ में शेयर करी है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10 पॉइंट्स आप कोट कर सकते हैं, या फिर इसका कम से कम आप जिक्र कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया या एशियान से रिलेटेड किसी पॉलिसी में, और इन 10 पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इसलिए न्यूज मैंने आपके साथ में शेयर करी थी। तो अब ये जो 10 पॉइंट्स का प्लान पीएम ने अनाउंस किया है, जिससे इंडिया और एशियान की पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने की वो बातें कर रहे हैं, अब उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं सर। 10 पॉइंट प्लान्स फॉर इंडिया एशियन रिलेशंस। सबसे पहला, एशियन इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म 2025, इंडिया टू कंट्रीब्यूट यूनाइटेड स्टेट्स $5 मिलियन टुवर्ड्स ज्वाइंट एक्टिविटीज। तो सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर ने यह बोला है अपने 10 पॉइंट प्लान में कि इंडिया और एशियन नेशन जो है 2025 को इंडिया एशियन ईयर ऑफ टूरिज्म के तौर पर सेलिब्रेट करें, क्योंकि एशियन देशों में प्राइमरीली बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, उनके बुद्धिस्ट रूट है, तो काफी लोग तीर्थ यात्रा पर यहां पर आते हैं, टूरिज्म वगैरह काफी इंडिया को मिलता है, भारत के काफी लोग थाईलैंड और बाकी जगहों पर जाते हैं टूरिज्म के लिए। तो टूरिज्म एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से दोनों इंडिया और एशियन दोनों कमा सकते हैं, दोनों कमा रहे हैं, और इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। तो हम लोग अपनी तरफ से $5 मिलियन जो है यूएस डॉलर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि ज्वाइंट एक्टिविटीज की जा सके, जिससे टूरिज्म को दोनों देशों में म्यूचुअली जो है बढ़ावा दिया जा सके। भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म के लिए इन देशों में जाएं, और यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंडिया में आए टूरिज्म के लिए। दूसरा, celebration of a decade of Act East policy. Activities include youth summit, startup festival, hackathon, म्यूजिक फेस्टिवल एंड दिल्ली डायलॉग्स। तो क्योंकि 10 साल हो गए हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, और इसके चलते
एक तो ये बात मानना पड़ेगी कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ में सकारात्मक तौर पर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी जब चल रही थी तब भारत की कुछ और स्थितियां थी, भारत में कोई अलग सरकार थी, एक अलग तरीके की हमारा दुनिया में स्टैंडिंग थी, और आज की तारीख में हमारी एक अलग तरीके की परिस्थितियां हैं। तो लुक ईस्ट पॉलिसी के वक्त से अगर कंपेयर किया जाए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के वक्त में, आज ये बात मानना पड़ेगी कि भारत की रिलेशनशिप्स दुनिया के साथ में, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में ज्यादा मजबूत हैं। तो ये जो 10 साल निकले हैं जिस जिस पॉलिसी के चलते ये हुआ है, इसको सेलिब्रेट करना बनता है। तो 10 साल का जो ये डेकेड गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, इसका सेलिब्रेशन, इसमें एक तो यूथ समिट कराई जाएंगी। यूथ समिट से अब जाहिर सी बात है पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, लोग एक दूसरे को और ज्यादा समझेंगे। दूसरा, स्टार्टअप फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स होने, और दिल्ली डायलॉग करके एक डायलॉग ऑर्गेनाइज कराया जाएगा जिसमें किसको कितना फायदा हुआ है इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी से, और फर्दर और क्या क्या करना चाहिए जिससे और ज्यादा फायदा हो, इन सारी चीजों को भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। तीसरा, वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की हाई चांसेस हैं, इसलिए इसको आप स्टार मार्क करके लिख लें। ये पूछा जा सकता है कि वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव जो है रिसेंटली न्यूज में था, किस चीज का पार्ट है? तो इंडिया एशियान के जो 10 पॉइंट प्लान पीएम मोदी ने अनाउंस किया था उसका पार्ट है। वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज द कॉन्क्लेव अंडर एशियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। तो हमारा एक एशियान इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, उसमें से पैसा निकाल के वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव करवाने की बात की जा रही है। इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, सीएसआईआर हो गया, और इसके अलावा अलग अलग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारी महिलाएं जो हैं जिन्होंने अग्रणी योगदान दिया है, और इन देशों की भी जो फीमेल साइंटिस्ट हैं, सबको साथ में बैठाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। एक तो महिला शक्ति और वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। दूसरा, इससे बड़ा सकारात्मक कदम आगे जा रहा है कि भाई हम लोग जो हैं अपनी पुरानी जो आपकी हमारा जो पेट्रियार्कल माइंडसेट रहा है उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, और अपने देश की महिला साइंटिस्ट को हम लोग जो है आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव किस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का पार्ट है। तो याद रखना है 10 पॉइंट जो आपका 10 पॉइंट्स प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया उसका पार्ट है। और या फिर ये पूछा जा सकता है किन देशों से रिलेटेड है, तो इंडिया से रिलेटेड है, एशियन देशों से रिलेटेड है। या फिर ये एक और टफ सवाल बनाया जा सकता है कि एशियन देशों में से कुछ देशों का नाम दिया जाए, कुछ देश जो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ते हैं बट एशियन का पार्ट नहीं है उनका नाम दिया जाए, और बोला जाए कि ये वुमेन्स साइंटिस्ट कॉन्क्लेव में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है या कौन इसका किसका लेना देना है। तो अपने को फिर एशियन देशों के नाम याद होने चाहिए, और उसकी मदद से फिर अपन इस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। आगे, increased scholarship for Asian students, double scholarship at Nalanda University and new scholarships at agricultural universities in India। अब एशियान के देशों के जितने भी बच्चे भारत में पढ़ने आते हैं, खासतौर पे नालंदा यूनिवर्सिटीज में, जो यूनिवर्सिटी जो रिसेंटली बनाई गई है आपका बिहार में नालंदा में, वहां पे, या फिर जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि बड़ी मात्रा में साउथ ईस्ट एशिया से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो यहाँ पर इनको जो स्कॉलरशिप दी जा रही थी इनको डबल किया जाएगा, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स और ज्यादा सुधरेंगे, और ज्यादा लोग वहां से पढ़ने आएंगे, और भारत के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी, जाएंगे वापस तो इंडिया के एम्बेसडर के तौर पर काम करेंगे। तो इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी में और जितनी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर जो है स्कॉलरशिप बढ़ाई गई है। अब यहां से सवाल देखिए कैसे बनेगा, कि सवाल पूछा जाएगा कि रिसेंटली इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक 10 पॉइंट एजेंडा जो है लॉन्च किया है, इसमें स्कॉलरशिप्स जो हैं भारत एशिया देशों के जितने भी स्टूडेंट्स इंडिया में आते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, सब जगहों पर उनकी स्कॉलरशिप्स को डबल कर दिया गया। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? वैसी कंडीशन में स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। याद रखना है, नालंदा यूनिवर्सिटी और जितनी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो स्कॉलरशिप दी जा रही है एशियन स्टूडेंट्स को, उनको डबल किया गया, भारत की हर यूनिवर्सिटी में नहीं किया गया। तो ये एक सवाल बनता है यहां से, ये स्टेटमेंट अपने को ध्यान से याद रखना है। अगला, रिव्यू ऑफ ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट सेट फॉर कंप्लीशन बाय 2025 टू एनहांस ट्रेड रिलेशंस। अब वही कि ट्रेड जो हो रहा है उसके जो एग्रीमेंट्स हैं इनको भी रिव्यू किया जाए, अभी जितना ट्रेड हो रहा है उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये भी किया जाएगा, और 2025 तक की कंप्लीशन तक जो है इस एग्रीमेंट को रिव्यू कर रिन्यू करने के प्लान है, ताकि ट्रेड और ज्यादा बढ़ाया जा सके। अगला, डिजास्टर रिजिलियंस, इंडिया टू प्रोवाइड $5 मिलियन टू सपोर्ट रिजिलियंस इनिशिएटिव्स। इसमें कोई खास दम नहीं है, अब आपका पता ही है, क्योंकि अपना जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया का इलाका है, सुनामी भी आ सकती है, यहाँ पे आपके टाइफून्स भी उठते रहते हैं, अलग अलग वक्त पर आपके हरिकेन्स भी आते रहते हैं, 10 तरीके की चीजें होती रहती हैं, साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं। तो ऐसे वक्त में आपका डिजास्टर रेजिलियंस के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना चाहिए, उसमें इंडिया ने अपनी तरफ से बोला है कि हम आप लोगों को $5 मिलियन का सपोर्ट देंगे, लगभग $50 लाख का सपोर्ट देंगे, ताकि आपकी रेजिलियंस की इनिशिएटिव जो भी आप बना रहे हैं, जो भी डिजास्टर के रिस्पेक्ट में आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत कर रहे हैं, उसमें इसमें से हम इंडिया वाले भी जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये फिर वही बात है, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अल्टीमेटली मनी इज
द किंग। पैसे आप दोगे तो लोग आपका गाना गाएंगे, नहीं दोगे तो गाना नहीं गाएंगे। पैसे दे दिए तो जाहिर सी बात है इस पर्टिकुलर बात पे एशियान वाले आपको ज्यादा सपोर्ट करेंगे बजाय बाकी जो बातें की गई हैं। अगला, हेल्थ मिनिस्टर्स ट्रैक इनिशिएटिव इनिशिएट अ न्यू मैकेनिज्म टू एनहांस हेल्थ रेजिलियंस। साउथ ईस्ट एशिया से काफी लोग इंडिया आते हैं इलाज कराने के लिए, काफी बड़ी मात्रा में मेडिकल टूरिज्म होता है, तो इसको और ज्यादा इनहेंस किया जाए, हेल्थ रेजिलियंस को लेकर इनके देशों में भी जो है कुछ काम करवाया जाए ताकि इन लोगों को यहाँ पे आना ही ना पड़े। अगर आते भी हैं तो फिर कम से कम खर्चे में इनका काम हो सके और ज्यादा बेहतर तरह से जो है इनका एक्सपीरियंस रहे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक हेल्थ मिनिस्टर ट्रैक भी डेवलप किया गया है। इसके तहत में फिर मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे हेल्थ रेजिलियंस को और ज्यादा डेवलप किया जाए, मेडिकल टूरिज्म में इनको फायदा हो सके, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला, एशियान इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग एस्टैब्लिश रेगुलर डायलॉग्स टू स्ट्रेंथन डिजिटल एंड साइबर रेजिलियंस। वही बात की रेगुलर कांटेक्ट रहे तो डिजिटल आपका जो सुरक्षा की बात है या फिर फ्रॉड ना हो सके या फिर कहीं हैकिंग ना हो जाए, इस तरफ से बचाने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, वक्त वक्त पर क्या क्या रेजिलियंस डेवलप किया जाना चाहिए, इसके लिए भी एक डायलॉग डेवलप किया जा रहा है। अगला, ग्रीन हाइड्रोजन वर्कशॉप टू एक्सप्लोर ग्रीन हाइड्रोजन एज अ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स। ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन वर्कशॉप जो रिसेंटली न्यूज में था ये किसका पार्ट है, तो इंडिया एशियान से रिलेटेड जो 10 पॉइंट्स प्लान पीएम ने लॉन्च किया है उसका पार्ट। क्या करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन को किस तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल को एलिमिनेट कर उसकी जगह पे कितना इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको लेकर बात की जाएगी। अगला, प्लांट अ ट्री फॉर मदर कैंपेन invite ASEAN leaders to join the campaign for climate resilience। प्लांट अ ट्री फॉर मदर कैंपेन में एशियान लीडर्स को बुलवाया जाएगा और एक क्लाइमेट रेजिलियंस को लेकर पूरा का पूरा कैंपेन चलाया जाएगा और वही सारी बातें हैं कि आपका पर्यावरण को बचाइए और बाकी सारी चीजें। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एशियान और इंडिया देशों के रिलेशनशिप्स को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए अनाउंस किए हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो अपने को ध्यान रखने और सवाल वगैरह यहां से पूछा जा सकता है। लास्टली, इस डाटा का इस्तेमाल आप मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। एक्ट ईस्ट की पॉलिसी को 10 साल हो गए, $130 बिलियन का ट्रेड हो रहा है और वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। अगर कोई पर्टिकुलर 21वां समिट करवाया जा रहा है, 21st इंडिया एशियन समिट हो रहा है 21 साल से, मतलब अगर ये लगातार समिट कराया जा रहा है, 21वां संस्करण इसका हो रहा है, मतलब एक बात तो तय है कि भारत और एशियन देशों के रिश्ते अच्छे खासे मजबूत हैं और बढ़िया चल रहे हैं और दोनों को इसकी जरूरत है, नहीं तो इतना लंबा वक्त तक जो है ये प्रोग्राम चल नहीं पाता, ये समिट बार बार 21 बार नहीं हो रही होती। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। जो जो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं वो भी अपन ने देख लिए। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला समाचार है 2024 में लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में। साहित्य में 2024 का नोबेल किसे मिला है? जवाब है एक साउथ कोरियन राइटर हैं जिनका नाम है हान कांग। इनको नोबेल पुरस्कार लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए 2024 में दिया गया है। और वजह क्या है? एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि इनको किसी स्पेसिफिक किताब के लिए या इन्होंने कुछ लिख दिया हो, एक स्पेसिफिक कुछ एक इनका वर्क हो, उसके लिए लिटरेचर का नोबेल नहीं दिया जा रहा। इनको नोबेल दिया जा रहा है फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life। अब ये थोड़ा फैंसी सा टर्म है, एक एक करके इसको समझते हैं। ये जो फैंसी सी अंग्रेजी लिख दी गई है कि इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोसेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये इनकी राइटिंग में दिखता है, इन्होंने जो भी अपना लिटरेचर लिखा है उसमें ये चीज नजर आती है, इसलिए भाई इनको 2024 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। एक एक पॉइंट समझते हैं। पोएटिक प्रोज, प्रोज का मतलब होता है गद्य जिसमें पोएट्री नहीं की जा रही है, मगर नोबेल पुरस्कार वालों का कहना यह है कि ये प्रोज भी इस तरह से लिखती हैं कि पढ़ते हुए आपको लगता है कि कविता गा रही हैं, कविता कह रही हैं। लिखा इन्होंने गद्य में है, पद्य में नहीं है, पोएम नहीं कही है, बट इनका जो पद्य है, इनका जो प्रोज है वो भी ऐसा लगता है कि पोएटिक है। और साथ ही साथ ये जो पोएटिक सा लगने वाला इनका जो गद्य है, इसमें ये हिस्टोरिकल ट्रॉमास की बात करती हैं। भारत मानव इतिहास में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका जो ट्रॉमा है कई जनरेशन तक रहता है। जैसे अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम गिराया था, तो ऐसा तो नहीं था कि वो एक क्षण में आपने लाखों लोग मार दिए और बात खत्म हो गई, जो मरना था मर गए, जिनको नुकसान होना था थोड़ा बहुत हो गया और अब बस आगे बढ़ो, ऐसा तो है नहीं। जो रेडिएशन का असर है वो आज तक दुनिया में देखने को मिलता है और उन इलाकों में आज भी बच्चे अंधे पैदा हो रहे हैं, 10 तरीके की डिफिशियंसीज के साथ में पैदा हो रहे हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि वो जो एक्टिविटी थी उसका एक जनरेशनल असर आपको देखने को मिला। इसी तरह से किसी सेना ने अगर कहीं पर एक बहुत बड़ा नरसंहार किया था, कहीं पर एक मास लेवल पर जो है लोगों के साथ अत्याचार किए थे, तो उसका भी जो असर है फिर वो लंबे वक्त तक रहता है। जैसे भारत का एग्जांपल ले लेते हैं कि खाता पीता लायदा बाकी अहमद शायदा, ये
जो आपकी ये जो कहावत है ये पंजाब के इलाकों में खूब चलती है कि जो भी आपने खा लिया पी लिया वो आपका है, बाकी सब अहमद शाह अब्दाली आएगा वो लूट के ले जाएगा, लुटेरा था खूब लूटमार करी। तो उसके चलते कहावत बन गई और वो कहावत आज तक इस्तेमाल हो रही है पंजाब के इलाकों में, खाता पीता लाएदा बाकी अहमद शाहेदा। यानी कि जितना खा लिया पी लिया वो सब आपका है, वो बाकी अहमद शाह लेकर चला जाएगा, आएगा लूट कर लेकर चला जाएगा। उसको मरे हुए इतना समय हो गया, वो सारी चीजें हो गई, बट वो जनरेशनल ट्रॉमा जो है आज तक चला आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन वो बात आपको बताई जा रही है। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, जो जनरेशनल ट्रॉमाज होते हैं, हिस्टोरिकल ट्रॉमाज होते हैं, ये जो नोबल वाले हैं इनका कहना यह है कि ये महिला जो इस तरीके से लिखती है हान कांग, कि इनका जो गद्य है वो भी पद्य की तरह देखने को लगता है, पोएटिक प्रोज में ये जो हिस्टोरिकल ट्रॉमाज हैं इनको बहुत खतरनाक तरीके से कंफ्रंट किया गया है। और इसके चलते ह्यूमन लाइफ कितनी ज्यादा फ्रेजाइल है, कितना ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं एक कमजोर सतह पे खड़ी हुई है और भरभरा के गिर जाती है, कितनी छोटी छोटी बातों में मारकाट हुई है, इतना खून बहाया गया है, उसका जो मार्मिक वर्णन ये करती हैं वो एक वो मतलब जो है अपने आप में अनपैरेलल है, उसका अपने आप में कोई एक मुकाबला नहीं है। इसके चलते हम लोग हान कांग को लिटरेचर का नोबल दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर किताब के लिए नहीं, इनका मगर जितना काम है उसमें आपको एक पर्टिकुलर थीम देखने को मिलती है। तो ऐसा कहते हुए 2024 का नोबल प्राइज लिटरेचर में साउथ कोरियन राइटर हान कांग को दिया गया। फोटोग्राफ देख लीजिए, ये है हान कांग, जिनके बारे में ये नोवेल वालों का कहना है कि ये गद्य भी करती हैं तो पद्य की तरह लगता है, यानी कि पोएम्स की तरह लगता है। हिस्टोरिकल ट्रॉमास को इस तरीके से एड्रेस करती हैं कि उससे आपको इंसान की जान कितनी सस्ती थी, कितने भयंकर अत्याचार हुए हैं, जनरेशनल ट्रॉमा, हिस्टोरिकल ट्रॉमा कैसा क्या रहा है, वो आपको पढ़कर आपकी रूह कांप जाती है, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा नोवेल वालों का कहना है। अब थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं, हान कांग है कौन। तो इनकी उम्र लगभग 53 साल है और ये पहली कोरियन है, महिला पुरुष की बात छोड़ दीजिए, पहली कोरियन है जिनको लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। इनका जो लिटरेरी वर्क था, इनका जो लिटरेचर का करियर था वो शुरू हुआ था एक पोएम्स की किताब के साथ में। इन्होंने अपनी कुछ कविताएं लिखी, उसकी फिर किताब छपी और वहां से फिर एक राइटर के तौर पर इनका करियर शुरू हुआ। इनकी जो पहली ब्रेक थ्रू किताब आई है या जो ब्रेक थ्रू नॉवेल था उसका नाम था द वेजिटेरियन। 2007 में ये कोरियन भाषा में पब्लिश हुआ था द वेजिटेरियन। बाद में फिर 2015 में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और जब ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ उसके बाद इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों को पता चला कि बहुत गजब का एक लिटरेचर का वर्क है और इसको फिर खूब पढ़ा गया। इसके चलते इनको बुकर पुरस्कार भी मिला था और भी दूसरे जो पुरस्कार हैं इनको इस पर्टिकुलर चीज के, इस जो द वेजिटेरियन है 2015 में इंग्लिश में ट्रांसलेट होने के बाद में इनको 50 जो है अवार्ड्स वगैरह दिए गए थे। उसके बाद में और भी दूसरी किताबें इन्होंने छापी थी, जैसे ह्यूमंस एक्ट नाम की किताब है, एक द वाइट बुक है और ग्रीक लेसन्स है। ये सब पहले कोरियन में छप चुकी थी, तब इनको किसी ने नहीं पूछा। अंग्रेजी में जब ये किताब हिट हो गई और उसके बाद फिर लोगों ने जब पढ़ना शुरू किया, फिर भर भर कर इनकी किताबें ट्रांसलेट हुई और ट्रांसलेशन के बाद लोगों को समझ में आया कि क्या महिला है, क्या लिखती है, क्या गजब का लिटरेचर है इसका, और उसके बाद से इनको सम्मान मिलना शुरू हुआ और फाइनली अब जाके 2024 में इनको नोबेल का जो है लिटरेचर दिया गया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई एक किताब आप छांट नहीं पाए कि इसके लिए इनको नोबेल दे दिया जाए, तो सारी किताबों में जो कलेक्टिवली जो थीम निकल कर आ रही है, जो हमने डिस्कस करी, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये अपने को यहां से याद रखना है कि इस साल का नोबेल किसको दिया गया है, हान कांग को दिया गया है। किसी किताब के लिए नहीं दिया गया, इन सारी किताबों में जो सर्टेन थीम देखने को मिलती है उसके लिए दिया गया। और प्राइमरीली जो प्रमुख प्रमुख किताबें हैं वो क्या है, पहला तो द वेजिटेरियन और उसके अलावा ह्यूमंस एक्ट, द वाइट बुक एंड द ग्रीक लेसन। ये ना भी ध्यान रहे तो द वेजिटेरियन का नाम ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ये पर्टिकुलर द वेजिटेरियन जो है ये पर्टिकुलर अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, पहली कोरियन है, महिला की बात नहीं है, पहली कोरियन महिला, पहला कोरियन पुरुष, वो एक अलग हटा दीजिए, पहली कोरियन है जिनको लिटरेचर में नोबेल दिया गया, तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। बाकी इसमें से और ज्यादा काम का अपने कुछ नहीं है, यही कि नोबेल किसको दिया गया है, हान कांग क्यों दिया गया है, कोई पर्टिकुलर किताब के लिए नहीं, इस पर्टिकुलर शैली के लिए, और एक मेन किताब जो उन्होंने लिखी थी, इतना अपने को ध्यान रखना है। और लास्ट की ये पहली कोरियन है जिनको नोबेल मिला है। ये 4-5 खबरें बनती हैं, इसके अलावा यहाँ से और अपने काम का कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला समाचार यह है कि टेनिस के जो बड़े फेमस लेजेंडरी प्लेयर हैं राफेल नडाल, इन्होंने अनाउंस कर दिया है अपना रिटायरमेंट। इन्होंने कहा है कि अगले महीने जो डेविस कप का फाइनल होने वाला है उसके बाद में ये रिटायर हो जाएंगे एंड फाइनली टेनिस को अलविदा कह देंगे। अब जो लोग टेनिस, लॉन टेनिस देखते हैं,
उनको पता होगा कि राफेल नडाल कितने बड़े लेजेंड हैं। रॉजर फेडरर होगा और राफेल नडाल हो गए और जोकोविक हो गए, ये तीन जो हैं टेनिस में लेजेंड माने जाते हैं। फेडरर पहले ही रिटायर हो चुके हैं और अब उसके बाद में नडाल भी चले गए, तो जोकोविक जो है आखिरी बचे हैं बिग थ्री में से जो अभी भी खेल रहे हैं। अब मैंने तो खैर बचपन से इनको देखा है, जब मैं काफी छोटा था तब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, 16 17 18 साल के थे, और तब से लगातार इनका खास तौर पे फ्रेंच ओपन में जो लाल बाजरी के ऊपर होता है उसमें एक इनका गजब का डोमिनेंस देखने को मिला है। इन्होंने अपने 23 साल के करियर में 14 फ्रेंच ओपन के टाइटल्स जीते हैं, इसके अलावा कुल मिलाकर 22 ग्रैंड स्लैम्स और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो अपने आप में बहुत लेजेंडरी प्लेयर थे लॉन टेनिस के, कह सकते हैं लेजेंड्स में इनको गिना जाता है, सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। और फाइनली ये भी जो है अब अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं, तो एक तरीके से एक जनरेशनल जो प्लेयर था जिसको हम लोगों ने बड़े होते हुए देखा था, फाइनली वो अब रिटायरमेंट ले रहा है। तो ये भी एक न्यूज है, ध्यान रखिएगा। राफेल नडाल रिटायर हो रहे हैं, डेविस कप के फाइनल अगले महीने खेलेंगे, उसके बाद में रिटायरमेंट ले रहे हैं। 22 ग्रैंड स्लैम्स और एक ओलंपिक मेडल जीता है। एंड खास क्या बात है, फ्रेंच ओपन में इनका गजब का डोमिनेंस था जो लाल बाजरी पे खेला जाता था। 23 साल के करियर में 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स या 14 ग्रैंड स्लैम्स इन्होंने जीते थे, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। चले जी, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 12 अक्टूबर 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।